नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ है। नमस्कार। नोट बैन के मुद्दे पर आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के एक बयान पर हंगामा हो गया। गुलाम नबी आजाद ने नोट बैन की तुलना उरी हमले से की थी। आजाद ने कहा कि उरी हमले में जितने लोगों की मौत नहीं हुई, उतने लोग सरकार के इस फैसले की वजह से मारे गए। उससे दुगने आज हमारी सरकार की गलत नीति की वजह से लोग मर गए। हम दौड़ नहीं लगाते हैं पाकिस्तान की, ये इसलिए ये कमलाइज और कंपेयर वो करने वाले हैं, वो इसमें शामिल है। दोस्त उनके बीजेपी के पाकिस्तान में है, हमारी कोई दोस्त नहीं है। जो आम आदमी पार्टी और तृणमूल ने कहा कि इसको रोल बैक करो, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। संसद में बहस करो, बहस हो चुकी है। अब जवाब की नौबत आई तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि उनकी तर्क और बहस में कोई दम नहीं था, इसलिए अब बहस को रोकने का प्रयास है। इससे पहले लोकसभा में भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। विपक्ष चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री के मौजूद रहने और जेपीसी के गठन की मांग करता रहा। कांग्रेस समेत लगभग पूरा विपक्ष सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने फैसला सही लिया, लेकिन लागू करने का तरीका ठीक नहीं था। विपक्ष का यह भी कहना है कि जरूरी सेवाओं के लिए पुराने नोट का इस्तेमाल 30 दिसंबर तक किया जाए। विपक्ष के आरोप हैं कि कुछ चुनिंदा लोगों को पहले से नोट बैन की जानकारी थी। विपक्ष नोट बैन के मुद्दे पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए जाने की मांग कर रहा है। इससे पहले कल भी राज्यसभा में नोट बैन के मुद्दे पर बहस हुई थी। नोट बैन के खिलाफ केजरीवाल और ममता बनर्जी की रैली को आज व्यापारियों का विरोध झेलना पड़ा। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि नोट बैन के खिलाफ केजरीवाल और ममता बनर्जी राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली की आजादपुर मंडी में व्यापारियों ने रैली के पोस्टर फाड़ डाले। व्यापारियों ने कहा कि नोट बैन की दिक्कत के बावजूद वो सरकार के फैसले के साथ हैं। ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, उनको इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। हमारे साथ यहाँ पर बहुत से यहाँ पर काम करने वाले मजदूर हैं, ट्रेडर्स हैं, बहुत से लोग यहाँ पर हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी दिक्कत उनको हो रही है। किसी भी काम का नहीं, केजरीवाल किसी भी काम का नहीं है। गरीब आदमी है। प्रशासन जो है, एक प्रशासन ये जो मोदी जी हमारे देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हालांकि हंगामे के बावजूद ममता बनर्जी केजरीवाल के साथ रैली के लिए पहुंची। ममता ने केंद्र सरकार पर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करने के आरोप लगाए। पब्लिक को, आम जनता को क्या सोचता है? हम लोग सब नौकर है। क्या सोचता है देश को जनता है? और देश का जनता क्या चोर है? सब चोर है और तुम साधु संत है। नोट बैन के बाद ममता बनर्जी ने ट्वीट कर सबसे पहले सरकार के फैसले का विरोध किया था। शुरुआत में केजरीवाल कुछ नहीं बोले, केवल ममता बनर्जी के ट्वीट को रिट्वीट किया। नोट बैन पर दिल्ली सरकार ने मंगलवार को विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया। विधानसभा सत्र के दौरान केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। कल ममता बनर्जी, आप सांसद भगवंत मान और उमर अब्दुल्ला समेत कई नेता राष्ट्रपति से मिले थे। नोट बैन पर आज सरकार की तरफ से कुछ नए ऐलान किए गए हैं। किसान हर हफ्ते 25,000 रुपए निकाल सकते हैं। शादी के लिए 2.5 लाख तक निकाले जा सकते हैं। पैसे निकालते वक्त शादी का कार्ड दिखाना होगा। शुक्रवार से 2,000 रुपए तक के ही पुराने नोट बदले जा सकेंगे। इससे पहले ये लिमिट 4500 रुपए की थी। It has been decided therefore by the government to permit the farmers to draw up to ₹25,000 per week for wedding ceremonies which are going on. Up to 2.5 lakh rupees will be permitted to be drawn from the bank account. The existing limit of 4,500 rupees will be reduced to ₹2,000. जिन किसानों ने फसल लोन लिया है, उन्हें अपने खातों से हर हफ्ते 25,000 रुपए निकालने की सहूलियत मिलेगी। फसल बीमा की किस्त जमा कराने के लिए टाइम लिमिट को 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी यानी APMC से रजिस्टर्ड व्यापारियों को हर हफ्ते 50,000 रुपए तक निकालने की छूट है। शादी का कार्ड दिखाकर दूल्हा दुल्हन या माता पिता में से कोई एक अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकाल सकेगा। सरकार ने किसानों को सेविंग्स अकाउंट या किसान क्रेडिट कार्ड से 25,000 रुपए तक निकालने की छूट भी दी है। नोट बैन के बाद आज 9वें दिन हालात सामान्य होने शुरू हो गए। दिल्ली NCR समेत देश के अलग अलग शहरों में आज बैंक और ATM के बाहर भीड़ में कमी देखी गई।
लाइनें अभी भी लग रही हैं, लेकिन अब चीजें धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से होती नजर आ रही हैं। इस वक्त हम लोग दिल्ली के कनॉट प्लेस में हैं और आप देखिए कि यहाँ पर बैंक के बाहर अब कई अलग अलग लाइनें बना दी गई हैं। परेशानी तो हुई है, बट जो मोदी जी ने स्टेप उठाया काफ़ी अच्छा स्टेप है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग है। उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए उनको सभी को। जो भी मोदी सरकार ने निर्णय लिया है बड़े नोटों को बंद करने का, ये देश हित में है, तो थोड़ा बहुत तकलीफ है तो हम लोग बर्दाश्त करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी के साथ कर रहे हैं। इस बीच आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को हालात की जानकारी दी। कई बैंक प्रमुख भी जेटली के साथ मीटिंग में शामिल हुए। तो एक तो ये है कि स्थिति धीरे धीरे करके नॉर्मलसी की तरफ आ रही है। अगर आप क्यूज देखें जो ब्रांचेस में है वो धीरे धीरे कम हो रही है। इनफैक्ट जो एक्सचेंज की क्यूज हैं वो तो ऑलरेडी कम हो रही हैं। इससे पहले मंगलवार को भी भीड़ कम करने के लिए सरकार ने कई फैसले लिए थे। 15 नवंबर को सरकार ने नोट बदलने आए लोगों की उंगली पर स्याही लगाने का निर्देश दिया था। मंदिरों और ट्रस्ट को मिलने वाले पैसे पर भी सरकार खासतौर पर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा जनधन के खातों में जमा होने वाली रकम पर सरकार ध्यान रखे हुए है। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया कि सरकार 1000 रुपए का नोट नहीं लाएगी। 30 दिसंबर तक पुराने 500 और 1000 के नोट बैंक और पोस्ट ऑफिस में बदले जा सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान एक बार पुराने नोट एक्सचेंज भी करा जा सकते हैं। नोट बैन के मुद्दे पर नाराज शिवसेना को मनाने के लिए आज राजनाथ सिंह ने उद्धव ठाकरे से बात की। ममता बनर्जी के साथ राष्ट्रपति भवन तक हुए मार्च में शामिल हुई शिवसेना के तेवर कुछ नरम पड़ गए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो काले धन के खिलाफ सरकार की लड़ाई के साथ है, लेकिन लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ब्लैक मनी के खिलाफ इस लड़ाई में हम सरकार के साथ हैं, लेकिन आम आदमी परेशान नहीं होना चाहिए। मैंने राजनाथ सिंह से कहा है कि सरकार के लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट गया था। दोनों पार्टियों ने अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ा। बाद में शिवसेना सरकार में शामिल हो गई। शिवसेना कई मौकों पर मोदी सरकार के फैसलों के खिलाफ बयान देती रही है। शिवसेना ने यूपी विधानसभा चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारने के संकेत दिए हैं। बीजेपी भी बीएमसी चुनाव शिवसेना से अलग लड़ने की बात कह चुकी है। हालांकि बाद में साथ चुनाव लड़ने का ऐलान हो गया। उद्धव ठाकरे ने पूछा कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां बैंक नहीं है, वहां पर लोग क्या करेंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संसार में ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मानहानि के मुकदमे दर्ज हुए हैं। और इस मामले में वकील विजय अग्रवाल हमारे साथ हैं। विजय जी, थोड़ा बताएं कि इस मामले में क्या मामला है और क्यों कोर्ट आना पड़ा। ये अरविंद केजरीवाल जी ने सुभाष चंद्र जी के खिलाफ अभी पिछले दिनों एक बयान दिया था, जो कि हर जगह वायरल हुआ, यूट्यूब पे भी आ रहा है और सारे चैनल्स पे भी दिखाया गया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि काला धन गरीबों के पास है या कुछ इन लोगों के पास है, जिसमें इन्होंने सुभाष चंद्र जी का भी नाम लिया। तो इस बात से आहत होकर सुभाष चंद्र जी ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में क्रिमिनल डेफेमेशन की कंप्लेंट फाइल की है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। विजय जी, दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपराधिक मानहानि का मामला है वो क्यों दर्ज होता है, उसमें सजा का क्या प्रोविज़न है। इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है और ये मामला तब दर्ज कराया जाता है, तब फाइल किया जाता है कि अगर किसी ने जानते बूझते किसी को डिफेम करने के लिए, उसको आहत करने के लिए कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट दी हो या कोई भी बेसलेस स्टेटमेंट दी हो। तो ये अरविंद केजरीवाल जी पे तो कई मुकदमे ऑलरेडी, जैसा कि आपने भी बताया, चल ही रहे हैं। तो अब ये उसके अंदर एक और मुकदमा चलेगा। पटियाला हाउस में भी कई मुकदमे ऑलरेडी चल रहे हैं। शायद एक अरुण जेटली जी ने भी फाइल किया है और कई लोगों ने फाइल किए हैं। दोषी पाए जाने पर अरविंद केजरीवाल को 2 साल की सजा हो सकती है। समाजवादी पार्टी के सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने यूपी में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। जी न्यूज से खास बातचीत में कन्नौज में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सरकार ने नोट बैन का फैसला पूरी तैयारी के साथ नहीं किया। उन्होंने कहा कि लोगों को परेशानी हो रही है और सरकार को हालात सामान्य करने चाहिए। मुझे लगता है कि जो ये नोटबंदी का जो ये फैसला आया था, जल्दबाजी में लिया गया
अखिलेश यादव जी कहूँगी जो विजन है उनके पास, आई थिंक सो वो अब जो जिस तरह का विजन लेके वो चल रहे हैं, वो आज का नहीं सोच के चल रहे हैं, वो नेक्स्ट हमको आने वाले समय में हमें किस रास्ते पे जाना उस चीज़ को लेके वो चल रहे हैं। मुझे लगता है कि मायावती जी को कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पे, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंस कि आने वाला चुनाव हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। डिंपल यादव 2009 में यूपी की फिरोजाबाद लोकसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर से चुनाव हार गई थी। डिंपल यादव 2012 में उत्तर प्रदेश से लोकसभा उपचुनाव में निर्विरोध जीत दर्ज करने वाली पहली महिला राजनेता हैं। डिंपल यादव देश की पहली महिला सांसद हैं जिनके पति किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। डिंपल यादव ने कहा कि सरकार को स्विस बैंकों में जमा काला धन भारत लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। रामगोपाल यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी हो गई है। रामगोपाल राज्यसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता बने रहेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के लिखित आदेश के बाद रामगोपाल यादव की पार्टी में वापसी हो गई। रामगोपाल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, प्रवक्ता और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य के तौर पर काम करते रहेंगे। कोई मनमुटाव वैसे नहीं थे, कोई जिस बात को लेकर थे वो लगभग सब खत्म हो जाएंगे, 2-1 दिन में सारे खत्म हो जाएंगे। जो भी फैसला लिया, और मैंने पहले भी कहा है, हमने तो पहले भी कहा है, नेताजी का फैसला अंतिम फैसला। श्री राम गोपाल यादव की वापसी कर ले, चाहे कितने भी लीपा पोती कर ले। सपा परिवार में पिछले काफी लंबे समय से जो आपसी वर्चस्व को लेकर जो घमासान मचा हुआ है वो अभी ठंडा नहीं हुआ है। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई हैं। 23 अक्टूबर को रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए समाजवादी पार्टी से निकाला गया था। इटावा में पत्रकारों से बात करते हुए सोमवार को रामगोपाल यादव भावुक हो गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े थे। सरकार ने देश के लिए युद्ध क्षेत्र में शहीद होने वाले जवानों को दिया जाने वाला मुआवजा बढ़ाकर 2 गुने से भी ज्यादा कर दिया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ड्यूटी पर तैनात जवान की दुर्घटना में मौत होने के एवज में दिया जाने वाला मुआवजा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। वहीं आतंकियों से मुठभेड़ या समुद्री डाकुओं से लड़ते हुए शहीद होने पर परिवार को 35 लाख रुपए दिए जाएंगे। युद्ध या युद्ध जैसे हालात होने पर या किसी दूसरे देश में भारतीय नागरिक के रेस्क्यू के दौरान जान जाने पर 45 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। शहीद के परिवार वालों को मुआवजा प्रधानमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा। 7वां वेतन आयोग डिफेंस में लागू होने तक प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजे की रकम दी जाएगी। इससे पहले दुर्घटना में जान गंवाने पर 10 लाख और आतंकियों के साथ एनकाउंटर में शहीद होने पर परिवार वालों को 25 लाख का मुआवजा मिलता था। यूपी के ललितपुर में एक बेटे ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस लाइन में रहने वाली तुलसीराम के परिवार में मातम है। बेटे आदित्य यादव ने पिता की बंदूक से गोली मारकर अपनी जान ले ली। परिवार ने बताया कि आदित्य बहन को कोचिंग सेंटर पर छोड़कर आया था, जिसके फौरन बाद उसने कमरे में जाकर आत्महत्या कर ली। ठीक है, अहमद ने हमें बताया कि जल्दी आ जाओ, तुम्हारा कुछ हो गया, तो हम समझे एक्सीडेंट हो गया इसका। देखा यहाँ पे मांजरा ये था। मैं जीडी में नोट लगा रहा था, उसी वक्त इसको कोई सूचना मिली कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। ये वहाँ से भागा, बोले आप देखना मैं बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मैं बाहर जा रहा हूँ घर। ये चलाया, मैंने अपना थोड़ा वो सोचा कि देखते हैं, फिर लोगों ने बताया कि जाइए, उसने गोली मार ली है। इसके फादर फायर ब्रिगेड में है। अपनी सिस्टर को सुबह 6:30 बजे कोचिंग से छोड़ करके आया और अपने घर में रखी हुई डीवी जो बक्से में थी उसे निकाल करके गोली मार ली। 21 साल का आदित्य झांसी में ITI की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आदित्य के पिता यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात हैं। फिलहाल आत्महत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।